हाँ जी, नमस्कार। राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के लोक संतों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की। हालांकि ये जो टॉपिक है थोड़ा इजी पड़ता है। बच्चे कहते हैं कि ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन जब एग्जाम में जब एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है तो आप लोग गलत कर देते हो उस चीज़ को। तो ये याद होने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। इसीलिए मैं आपके लिए ट्रिक के साथ में लोक वाद्य यंत्रों की आज क्लास लेके आया हूँ। उम्मीद है आप ध्यान से पढ़ेंगे इसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन कि राजस्थान में जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर है। तो वो आपकी जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है आपकी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। कहाँ पर है? यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो हमारी जोधपुर में स्थित है। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। यानी कि हमारी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सुरिंदा वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुरिंदा वाद्य यंत्र। ये हमारा इसका प्रतीक चिन्ह है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लोक वाद्य यंत्रों की। तो मुख्य रूप से लोक वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र। तो देखें, जो तत्वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, ये तारों की सहायता से बनाए जाते हैं, यानी कि तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। वो कौन से कहलाते हैं? हमारे तत्वाद्य यंत्र। जिनमें फूंक देकर जिन्हें बजाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे सुशिर वाद्य यंत्र। और जिन्हें चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है और जिन पर ताल दी जाती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र। जैसे कि ढोलक, ढाक, डमरू, ये सारे हमारे क्या हैं? अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र हैं। घनवाद्य यंत्र जो धातु से बने हुए होते हैं। कौन से? जो धातु से बने हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे घनवाद्य यंत्र। जैसे मजीरा हो गया, झांझ हो गई, थाली हो गई, मंदिर की घंटी हो गई, ये हमारे क्या हैं? घनवाद्य यंत्र हैं। तत्वाद्य यंत्रों में एक बात ये समझने वाली है कि जिन्हें नाखूनों से बजाया जाता है, यानी कि तारों को नाखूनों से, हाथ से जिसे बजाया जाता है, वो तो कहलाते हैं हमारे तत्वाद्य यंत्र। इसमें एक और होता है कि इसमें गज होती है, और गज बनती है आपके घोड़े की पूंछ के बालों से। तो घोड़े की पूंछ के बाल लगाकर जो जिसे गज को बजाया जाता है, बनाया जाता है, उसको कहते हैं वितत। क्या बोलते हैं उसको? वितत वाद्य यंत्र। यानी कि जिन्हें गज से बजाया जाता है वो तो हमारे वितत, और जिन्हें नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है वो हो गए हमारे तत्वाद्य यंत्र। आगे देखते हैं। तत्वाद्य यंत्रों की बात करें तो तार को स्पर्श करने से जब ध्वनि प्रकट होती है तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भपंग, एकतारा, सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण हत्ता, चिकारा, सारंगी, कामयाचा, चौतारा, रवाज, दुकाको, सुरिंदा, सुरमंडल, गुजरी और रबाब। रबाब, ये हमारे सभी क्या हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं। अब इसकी ये ट्रिक है कि चोर चिकारा का सुर भर दूं, साईं राज का गुर सुंदर है। ये ट्रिक है। इससे आप मुख्य मुख्य रूप से जो मुख्य मुख्य हैं उनको, जो वाद्य यंत्र, उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। जैसे देखते हैं एक बार। जो ट्रिक है, चोर चिकारा का सुर भर दूं, सुर भर दूं, साईं राज का गुरु सुंदर है।
ये हमारी ट्रिक है। चोर चिकारा का सुर भर दूं, साईं राज का गुर सुंदर है। अब इससे वाद्य यंत्रों का कैसे पता लगाएंगे हम, वो देख लेते हैं एक बार। चो से हो जाएगा आपका चौतारा, र से हो जाएगा आपका रवाज, चिकारा अपने आप में ही वाद्य यंत्र है। का से हो जाएगा आपका कामयाचा, सुर से हो जाएगा आपका सुरमंडल या सुरिंदा, सुरमंडल। और भ से हो जाएगा आपका बपंग, और र से हो जाएगा आपका रबाब, दू से हो जाएगा आपका दुकाको, सा से हो जाएगा आपका सारंगी, और ई से हो जाएगा इकतारा, और जा से हो जाएगा आपका जंतर, और गुर से हो जाएगा आपका गुरमंडल, और सो से हो जाएगा आपका सुरिंदा। तो इस तरीके से जो मुख्य वाद्य यंत्र हैं आप उनको याद कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। चौतारा, रवाज, कामयाचा, सुरमंडल, बपंग, रबाब, दुकाको, इकतारा, सारंगी, जंतर, गुरमंडल और सुरिंदा। इनको आप आसानी से याद कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और रा से आपका रावण हत्ता और होगा, रावण हत्ता। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं अब। सबसे पहले बात करते हैं अपन सारंगी की। तो सारंगी जो है वो तत्वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, यानी कि सबसे अच्छी या सबसे, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ अगर वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्रों में तो वो कौन सा है, हमारा सारंगी है। ये आपको दिखाई दे रही है सारंगी। तो इसके जो मुख्य रूप से जो वादक हैं वो हैं आपके सुल्तान खां, जो कि सीकर के रहने वाले हैं, राम नारायण जी उदयपुर के रहने वाले, और सूकर खान जी, ये इनके मुख्य वादक हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। और ये बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। ये जो तार होते हैं बकरे की आंत से बनाए जाते हैं। यह सागवान, केर और रोहिड़ा जो वृक्ष होते हैं उनकी लकड़ी से बनाई जाती है सारंगी। किससे? सारंगी, सागवान, केर, रोहिड़ा, यानी कि इन तीनों की लकड़ियों से सारंगी का निर्माण किया जाता है। इसे गज से बजाया जाता है, जो कि घोड़े की पूंछ के बाल से बनती है। यानी कि मैंने पहले बताया था आपको कि गज को घोड़े की पूंछ के बालों से बनाया जाता है, तो इसे गज से बनाया जाता है। तो ये तत्वाद्य यंत्रों में कौन सा हो गया हमारा? वितत्व वाद्य यंत्र हो गया। क्या हो गया? वितत्व वाद्य यंत्र हो गया। आगे चलते हैं। ये सारंगी है, देख लीजिए। आगे बात करते हैं जंतर की। तो ये वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। वीणा का प्रारंभिक रूप होता है। इसे मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। किसकी खाल से बनाया जाता है? मगरमच्छ की खाल से बनाया जाता है। इसमें 5 से 6 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 5 से 6 तार होते हैं। आप देख रहे हो इधर ये तार है, और यहाँ पर ये खुंटी लगी हुई है। 5 से 6 तार होते हैं इसमें, और 2 तंबू होते हैं। ये आप दिख रहा होगा, ये तंबू लगे हुए हैं इसमें, 2 तंबू। और बांस की नली होती है, और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये बांस की नली है। इसे देवनारायण जी की फड़ और बगड़ावत गुर्जर, यानी कि देवनारायण जी की फड़वाचन में और बगड़ावत गुर्जरों द्वारा इसे बजाया जाता है। किसको? जंतर को। जंतर किसका वाद्य यंत्र है? देवनारायण जी की फड़ में जो उपयोग में लिया जाता है। और यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि देवनारायण जी की फड़ वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो वो हो जाएगा हमारा जंतर। क्या हो जाएगा? जंतर हो जाएगा हमारा। ये बात याद रखनी है। और ये बगड़ावत गुजरों द्वारा बजाया जाता है, ये बात भी याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा रावण हत्ता या नौतारा। नौतारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 9 तार होते हैं। यह आधे कटे हुए नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। ये आपको दिख रहा है, ये नारियल की यानी कि कटे हुए नारियल की कटोरी बनाई जाती है, उसके ऊपर बकरी की खाल मढ़ी जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ये बकरी की खाल है, और नीचे क्या है? आधा कटा हुआ नारियल। इसमें 9 तार होते हैं। इसका छोटा रूप गुजरी कहलाता है, यानी कि जो इसका छोटा रूप होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा गुजरी कहलाएगा तत्ववाद्य यंत्रों में। इसे वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा वाद्य यंत्र कैसा है? वितत वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसे गज से बजाया जा रहा है। ये बात याद रखनी है। इसे भीलों और भूपों द्वारा पाबूजी की फड़वाचन में बजाया जाता है। पाबूजी की फड़वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का। ये बात याद रखनी है। देवनारायण जी की में जंतर का प्रयोग किया जाता है, और पाबूजी की फड़ में रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। रामदेव, डूंगर जी और जवाहर जी, यानी कि रामदेव जी, डूंगर जी और जवाहर जी, इनकी फड़वाचन में भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष रूप से याद रखना है। पाबूजी, रामदेव जी, डूंग जी, जवाहर जी, इन चारों की फड़वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है। आगे चलते हैं। ये हमारा सितार, यानी कि यह हिंदू और मुस्लिम लोक संगीत का मिश्रित रूप है। इसमें 7 तार होते हैं। ईरानी तंबूरा और वीणा, यानी कि ईरानी तंबूरा होता है, ईरानी तंबूरा प्लस वीणा, वीणा के संयोजन से, यानी कि वीणा के संयोजन से इसका निर्माण होता है। किसका? सितार का। ये आपको दिख रहा होगा, वीणा जैसा ही लग रहा है, यानी कि ईरानी तंबूरा और वीणा, हिंदू वीणा, तो इस चीज से इसका निर्माण होता है। आगे देखें, एक तारा। एक तारा का मतलब आप समझते ही हो कि इसमें एक तार होता है। एक तार वाला वाद्य यंत्र है ये, जिसमें एक ही तार होता है। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ये खूंटी है और इससे यहाँ पर ये एक तार लगा हुआ है। इसे नारद जी और मीराबाई के हाथों में देखा जा सकता है। हमने अक्सर देखा होगा, जो नारद जी अपने गले में धारण करके रखते हैं और जो मीराबाई अपने गले में डाल के रखती थी, वो क्या होता था? हमारा एक तारा ही होता था। क्या होता था? एक तारा। यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है कई बार कि नारद जी के गले में जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? तो वो एक तारा है। कौन सा? एक तारा। इसे एक हाथ से बजाया जाता है और दूसरे हाथ से खड़ताल बजाई जाती है, यानी कि गले में डालकर, और वो नारायण नारायण करते थे, वो क्या होती थी? खड़ताल होती थी। और जो गले में लटका हुआ होता था वो होता था आपका एक तारा वाद्य यंत्र। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा रवाज। रवाज, रवाज की अगर बात करें, यह सारंगी का एक छोटा रूप है। इसमें 12 तार होते हैं। तो जो सारंगी जो मैंने अभी बताई थी आपकी, उसका जो छोटा रूप होता है वो क्या क्या, क्या होता है? हमारा रवाज होता है। इसे गज के बजाय नाखून से बजाया जाता है। किससे बजाते हैं इसे? नाखून से बजाते हैं। तो क्या हुआ ये? तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य, यानी कि इसको नाखून से बजाया जा रहा है। ये याद रखना है। यह भील जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। भील जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं या उनके द्वारा बजाया जाता है। आगे बात करते हैं कामयाचा की। यह सारंगी के समान होता है। इसके वादक साकर खां, मांगड़ियार, जो कि जैसलमेर में इसे मांगड़ियार जाति के लोग बजाते हैं। इसमें 27 तार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सारंगी में 27 तार होते हैं, तो ये भी सारंगी के समान ही है। और इसे कहाँ के लोग बजाते हैं? इसको जैसलमेर की मांगड़ियार जाति के लोग बजाते हैं इसको। और इसके जो प्रमुख वादक हैं वो हैं आपके साकर खां, मांगड़ियार। ये बात याद रखनी है। आगे देखें, चौतारा, तंबूरा या तंदूरा या निशान, यानी कि इसे निशान वीणा कहा जाता है।
इसे एक उंगली से बजाया जाता है। इसमें 4 तार होते हैं। इसका प्रयोग कामर जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? कामर जाति के लोग करते हैं। किसका? चौतारा, तंबूरा या तंदूरा। ये आपको दिख रहा है, इसमें 4 तार हैं, 1 2 3 और ये चौथा। 4 तार हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चौतारा कहा जाता है। इसे निशान बीड़ा भी कहा जाता है और इसे उंगली से बजाया जाता है। तो इसके ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, चौतारा, तंबूरा, तंदूरा और निशान। और कौन प्रयोग करते हैं इसका? कामर जाति के लोग प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं बपंकी। तो यह डमरू के समान होता है, जो चमड़े से बना होता है। वादक हैं इसके अलवर के जोगी। कहाँ? तो अलवर के जो जोगी हैं वो इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? बपंका। और बपंका जादूगर, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। बपंका जादूगर किसे कहा जाता है? जहूर खां मेवाती को। जहूर खां मेवाती को कहा जाता है बपंका जादूगर। ये इंपॉर्टेंट है, लगभग करके हर परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि बपंका जादूगर किसे कहा जाता है? जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। और कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं? अलवर के जोगी इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखें सुरेंदा। यह रोहिड़े की लकड़ी से बनता है। मैंने अभी बताया कि सुरेंदा राजस्थान नृत्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह है, जो किससे बनाया जाता है? आपके रोहिड़े की लकड़ी से बनाया जाता है। आगे बात करें चिकारा की, तो यह प्याले के आकार का वाद्य है, जिसे कैर की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कैर की लकड़ी से बनाया जाता है, ये बात याद रखनी है। और आकार कैसा होता है इसका? प्याले जैसा आकार होता है, जैसे प्याला होता है ना, वैसा ही इसका आकार होता है चिकारा का। आगे बात करें गुजरी की, तो यह रावण हत्ता से मिलता जुलता वाद्य है। इसमें 5 तार होते हैं। मैंने पहले ही बताया रावण हत्ता वाले उस पोर्शन में कि ये रावण हत्ता का ही छोटा रूप है। क्या? गुजरी। आगे देखें दुकाको। तो इसका प्रयोग भील समुदाय के लोग करते हैं और दिवाली के अवसर पर करते हैं, और टांगों के बीच में रख के इसको बजाया जाता है। तो विशेषकर दिवाली पर बजाया जाता है इसको, और टांगों के बीच रख के बजाया जाता है। किस जाति के, किस समुदाय के लोग करते हैं? भील जाति के करते हैं। जैसे कि भील समुदाय में हाथी मना जो नृत्य होता है, जो शादी के अवसर पर किया जाता है, वो भी घुटनों के बल बैठ कर किया जाता है। वैसे ही इस वाद्य यंत्र का प्रयोग, दुकाकू का प्रयोग दिवाली के अवसर पर और टांगों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है, जैसा आपको दिख रहा है। ये क्या है आपका? दुकाको। संतूर की बात करें तो इसमें 100 तार होते हैं। ये आपको दिख रहा है संतूर, इसमें 100 तार लगे हुए हैं। इसके जो प्रमुख वादक हुए, यानी कि इसको बजाने वाले, वो हुए शिव कुमार शर्मा, जो कि रहने वाले थे आपके जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर हमारे अब सेकंड है हमारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र, यानी कि वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि चमड़े से उत्पन्न होती है। किससे होती है? चमड़े से उत्पन्न होती है। वे वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? हमारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो मृदंग, ढोलक, ढोल, नौबत, खंजरी, नगाड़ा, मादल, चंग, डफ, निशान, डमरू, कड़ी, घेरा, ताशा, धौंसा, दफड़ी, ये हमारे क्या हैं? ताल वाद्य यंत्र हैं सारे। याद रखने के लिए ट्रिक है, याद रख सकते हो कि डप, ढप, डमरू, मादल, मृदंग, नौबत, खंजरी, टामक, चंग। क्या होता है? टामक होता है। डप, डमरू, मादल, मृदंग, नौबत, खंजरी, टामक, चंग, लोग गाते इनके संग। किनके संग? ताल वाद्य यंत्रों के संग लोग गाते इनके संग, क्योंकि ये चमड़े से तंग। ढोल, ढाक, धौंसा, दफड़ी में 2 समोसा। तासा माटे, तासा माटे कुंडी, घेरा माटे सुंडी। ये ऊपर नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको, इस लाइन को इधर लिख देता हूं। तासा, तासा माटे कुंडी, तासा माटे कुंडी, घेरा माठे सुंडी।
यानी कि ढप डमरू मादल मृदंग नौबत खंजरी टामक चंग लोग गाते इनके संग क्योंकि ये चमड़े से तंग। ढोल ढाक धौसा दफड़ी में दो समोसा तासा माटे कुंडी घेरा माठे सुंडी। ये आपके सारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र यहाँ कंप्लीट होते हैं। और ये बहुत अच्छी ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो आप डेफिनेटली आपको ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी और आप भूलोगे नहीं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डेरू की, यानी कि ये डमरू से थोड़ा बड़ा होता है और ये आम की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका उपयोग गोगा जी के गुणगान में किया जाता है, यानी कि गोगा जी की फड़वाचन में इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? डेरू का। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डमरू जैसा ही है लेकिन डमरू से बड़ा है। आगे बात करें खंजरी की, तो ये चंग के समान होता है और आम की लकड़ी से बना होता है। ये भी किससे बना होता है? आम की लकड़ी से बनाया जाता है। ये आपको दिखाई दे रही है। कुंठड़ी या कुंठी, कुंठी बोल सकते हो इसको। यह सिरोही में गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। कुंठी एक वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र, जिसे गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। आगे चलते हैं। मृदंग की बात करें, ये आपको दिखाई दे रहा है मृदंग। इसका एक मुंह चौड़ा, ये आपको चौड़ा मुंह दिखाई दे रहा है, और एक मुंह सकरा होता है। दोनों मुंह पर बकरे की खाल मड़ी होती है, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? बकरे की खाल है ये। इसके एक मुंह को नर और दूसरे को नारी कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो कौन सा पार्ट है आपका? ये तो आपका है नर, और ये छोटा वाला जो है इधर वाला ये है आपका नारी। याद रखना है। इसे पखावज भी कहा जाता है। प्रसिद्ध पखावज वादक पुरुषोत्तम दास जी हुए हमारे। ये प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है हमारे? तो पुरुषोत्तम दास जी हैं। और यहाँ से ये प्रश्न भी बनता है कि किस वाद्य यंत्र में कि दोनों मुंहों को नर और नारी कहा जाता है, तो वो हमारा पखावज हो जाएगा या मृदंग हो जाएगा। ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मादल की। इसे शिव गौरी का वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है मादल। क्या कहा जाता है इसको? शिव गौरी वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसे मिट्टी से बनाया जाता है और दोनों ओर बकरे की खाल मड़ी होती है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये किससे बनाया जाता है आपका? मिट्टी से बनाया जाता है। और दोनों सिरों पर किसकी खाल मड़ी जाती है? बकरे की खाल मड़ दी जाती है। इसके साथ थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? यानी कि मादल के साथ में क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। ये बात रखनी है याद। नौबत की बात करें तो यह एक तत्वाद्य है, तालवाद्य, सॉरी। कैसा है? तालवाद्य है ये, जिसे मंदिरों में और युद्ध के समय कब बजाया जाता था? युद्ध के समय। यानी कि जब कोई सेना राज्य में आक्रमण कर देती थी तो अपने सैनिकों को बुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? नौबत का प्रयोग किया जाता था। यानी कि इसका प्रयोग किया जाता था, आवाज की जाती थी जोर जोर से, जिससे कि सैनिक इकट्ठा हो जाए जल्दी से। तो ये तालवाद्य है और इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए। आगे चलते हैं। ताशा, इसकी आकृति चपटे और पतले नगाड़े के समान होती है। इसका निर्माण निचला भाग पीतल का और ऊपर का भाग बकरे की खाल मड़कर बनाया जाता है। इसे गले में डालकर बजाया जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया निकालते समय इसका उपयोग किया जाता है। किस समय किया जाता है? यहाँ से प्रश्न बनता है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र को ताजिया निकालते समय बजाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ताशा। किसको बजाया जाता है? ताशा को बजाया जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ताशा, ये इधर। और इसका जो नीचे का भाग है ये किसका है? पीतल का है, और ऊपर बकरे की खाल मड़कर इसको बनाया जाता है और इसको गले में डालकर इसको बजाया जाता है। तो ये मुख्य बातें हैं इसके बारे में, याद रखनी है। आगे है अपना माठे या माठे। यह पाबूजी के पवाड़े के समय बजाया जाता है। यानी कि जब पाबूजी के जो पवाड़े होते हैं, जो गीत होते हैं, उनको जब गाया जाता है तो माठे वाद्य यंत्र को प्रयोग में लिया जाता है।
तो ये बात याद रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपके माठे का प्रयोग किया जाता है। ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं नगाड़ा। यह नौबत से थोड़ा छोटा होता है और युद्ध के समय बजाया जाता है। अन्य नाम है नक्कारा, नवकारा, बम और टामक। क्या है? टामक। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब एग्जामिनर जब परीक्षा में ये पूछ लेता है कि टामक जो वाद्य यंत्र है वो तत्व वाद्य यंत्र है या अवनद वाद्य यंत्र है या घन वाद्य यंत्र है या सुशिर वाद्य यंत्र है। तो नगाड़े का ही नाम टामक है, नगाड़े का ही नाम बम है, नवकारा को ही नगाड़ा कहते हैं और नक्कारा को भी नगाड़ा कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है। इसके जो ये नाम है नक्कारा, नवकारा, बम और टामक, ये याद रखने हैं आपको। नौबत से थोड़ा छोटा होता है और युद्ध के समय बजाया जाता है, ये आपको दिख रहा है। अगला है हमारा चंग। यह वाद्य होली के समय बजाया जाता है। यानी कि ये आपको जो डबली टाइप दिखाई दे रही है, ऐसी ये डबली जैसी, ये क्या है? हमारी चंग। यह वाद्य होली के समय बजाया जाता है। इसकी आकृति गोल डपली के समान होती है, जैसे कि मैंने कहा अभी डपली जैसी ही है। और नगाड़े के जो वादक हैं, यानी कि नगाड़े के जो वादक हैं, प्रसिद्ध वादक रामकिशन सोलंकी हैं और ये रहने वाले हैं आपके पुष्कर के। पुष्कर के रहने वाले हैं, तो इसको नोट कर लेना आप। नगाड़े के प्रसिद्ध वादक रामकिशन सोलंकी जो रहने वाले हैं आपके पुष्कर के। तो चंग की बात कर रहे थे, होली के समय बजाई जाती है और आकृति डबली के समान होती है, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। तो सुशिर वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हमारा तो रही सुशिर वाद्य यंत्र, यानी कि वे वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते, मैंने आपको पता ही होगा। तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है पीतल की दो मुहान नलियों से जुड़ा हुआ होता है और एक मुंह सकरा और दूसरा मुंह चौड़ा होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक मुंह तो इसका सकरा है जहाँ से फूंक दी जाती है और दूसरा मुंह चौड़ा है इसका, और एक और दो ये दो नलियां हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बात याद रखनी है। यानी कि इसका निर्माण पीतल की दो मुहान नलियों से जुड़ा होता है, जोड़कर होता है। एक मुंह सकरा और दूसरा मुंह चौड़ा होता है। तो ये आपकी तो रही है। सुरनाई की बात करें तो यह शहनाई की तरह ही होता है और इसे गीला करके बजाया जाता है। कैसे बजाया जाता है? गीला करके इसको बजाया जाता है। कर्णा की बात करें तो यह सुशिर वाद्य में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। यहाँ से प्रश्न बनता है आपके कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो आपका कर्णा हो जाएगा, जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट होती है और यह पीतल और कांसे की नलियों से बनाया जाता है। यानी कि पीतल और कांसे की नलियां इसमें लगी हुई होती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्णा हो जाएगा, जो कि सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। कौन सा? कर्णा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा भूंगल। भूंगल की अगर बात करें तो यह मेवाड़ में भवाई जाति का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है। कौन सी जाति का है? भवाई जाति का। भवाई जाति के लोग किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? भूंगल का। यह युद्ध शुरू होने से पहले बजाया जाता है। इसकी विशेषता है कि जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था? भूंगल को बजाया जाता था। और किस जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो भवाई जाति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा मशक। मशक यह बकरी की खाल से बना होता है और इसमें एक ओर से हवा देकर बजाया जाता है। इसे भोपे भैरव जी के भोपों द्वारा मेले में बजाया जाता है। यानी कि आपने ग्रामीण अंचल में एक चीज़ देखी होगी, जब आप एक जो भैरव जी के भोपे होते हैं वो अपने गले में बकरी की खाल का जो एक वाद्य यंत्र लेके आते थे जिसमें फूंक मार के वो बजाते थे, वो हमारे मशक ही होता था। क्या होता था? मशक होता था। तो बकरी की खाल से बना हुआ होता है, एक ओर से हवा देकर इसे बजाया जाता है। और कौन बजाते हैं? तो भैरव जी के भोपे इसको बजाते हैं। ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं। बांकिया। यह पीतल से बना होता है। इसकी आकृति बड़े बिगुल जैसी होती है। ये आपको दिख ही रहा होगा। ये क्या है आपका? बांकिया। ये बांकिया है।
इसकी जो आकृति आपको दिख रही है बेगुल जैसी ही है। इसे आमतौर पर मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है, यानी कोई शादी समारोह हो उसमें इसका बांकिया का प्रयोग किया जाता है। शहनाई की अगर हम बात करें तो यह सुशिर वाद्य में सबसे सुरीला वाद्य यंत्र माना गया है। कौन सा? शहनाई। ये जो आपका वाद्य यंत्र है सबसे सुरीला वाद्य यंत्र माना गया है। यानी कि जब जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? शहनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं। इसे सागवान और शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। ये बात याद रखनी है आपको कि शहनाई को सागवान और शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सागवान और शीशम की लकड़ी से। इसके जो प्रसिद्ध वादक हुए वो हुए आपके बिस्मिल्लाह खान। कौन थे? बिस्मिल्लाह 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 खान, ये आपके प्रसिद्ध वादक थे। और आपके चांद मोहम्मद। कौन? चांद मोहम्मद, ये जयपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों ही इसके प्रसिद्ध वादक हैं। किसके? शहनाई के। बिस्मिल्लाह खान और चांद मोहम्मद। आगे देखते हैं। हाँ, सुशिर वाद्य यंत्रों में अगर हम बात करें शंखों की, तो शंख भी सुशिर वाद्य यंत्र है। अब यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है शंखों के बारे में, कि शंखों के नाम पूछ लेता है जो कि महाभारत से संबंधित हैं। अब बात करें हम कृष्ण के शंख की, कृष्ण जी के अगर शंख की बात करें तो इनके जो शंख का नाम था वो था पांचजन्य। क्या था? पांचजन्य नाम था। बात करें अर्जुन जी के शंख के बारे में तो इनका जो शंख था वो था देवदत्त। क्या था? देवदत्त नाम था इनके शंख का। युधिष्ठिर, इनके शंख का जो नाम था वो था अनंत विजय। क्या था? अनंत विजय। भीम के शंख की बात करें तो इनके शंख का नाम था पौंड। क्या था? पौंड। और नकुल का जो शंख था उसको कहते हैं सघोष। क्या था? सघोष। सहदेव जी के शंख की बात करें तो इनका शंख का नाम था मणिपुष्पक। क्या था? मणिपुष्पक इनके शंख का नाम था। ये भी आपके सुशिर वाद्य यंत्रों की ही श्रेणी में आएंगे। कई बार एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर कि कृष्ण जी के शंख का नाम क्या था, तो पांचजन्य हो जाएगा। अर्जुन का देवदत्त, युधिष्ठिर का अनंत विजय, भीम का पौंड, और नकुल का सघोष, और सहदेव का मणिपुष्पक शंख का नाम हो जाएगा आपके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोरचंग। यह लोहे से बना होता है। इसे होठों से दबाकर बजाया जाता है। ये आपको दिख रहा है, बहुत छोटा सा होता है और उंगलियों के बीच और होठों से दबाकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है फूंक देकर। बात करें अलगोजा की तो यह राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र। अलगोजा की अगर बात करें तो यह राजस्थान का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है। इसमें 2 बांसुरियों को जोड़कर बजाया जाता है। प्रसिद्ध वादक रामनाथ चौधरी पदमपुरा जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 बांसुरी जैसी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? हमारा अलगोजा है। और इन दोनों को एक साथ मुंह में देकर बजाया जाता है। रामनाथ चौधरी एक इतने प्रसिद्ध वादक हुए इनके कि ये मुंह से तो बजाते ही थे, साथ में नाक से भी इनको बजा दिया करते थे। तो सबसे जो प्रसिद्ध वादक हैं इसके अलगोजा के, तो वो कौन है आपके? रामनाथ चौधरी हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पदमपुरा जयपुर के रहने वाले हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और अलगोजा राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं घन वाद्य यंत्रों की। घन वाद्य यंत्रों की घन वाद्य यंत्रों की बात करें तो वही घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो धातु से बने होते हैं या टकराने से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो आपका मंजीरा, झांझ, थाली, खड़ताल, चिमटा, घंटा या घंटी, घंटा, भरनी, घुंघरू, रमझोल, नुपुर, नुपुर, हाकल, श्रीमंडल, घुरलियो,
घुरलियो, झालर, टिकोरा, घड़ा, गरासियों की लेजिम। ये देख सकते हो आप, ये घुंघरू, ये झांझ या मजीरा जिनको बोला जाता है, ये खड़ताल है आपकी, खड़ताल, जिसे मीराबाई और नारद जी अपने हाथ में लेके बजाते थे, करते थे नारायण नारायण, वही वाली खड़ताल है ये आपका मोरचंग, ये चिमटा, और ये आपका घंटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देख लेते हैं एक बार। जो झांझ होती है इसे शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। किस समय बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है। शेखावाटी का लोक नृत्य है कच्ची घोड़ी। सतारा की बात करें, ये आपका सुसर वाद्य यंत्र ही है। सतारा, तारपी, पावरी और बांसुरी, ये तीनों ही आपके कैसे हैं? सुसर वाद्य यंत्र हैं। यह अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप सतारा कहलाता है आपका। तारपी या पावरी जो होता है इसे कथौड़ी जनजाति के लोग बजाते हैं। और जो बांसुरी होती है इसमें 7 छेद होते हैं, और इसके प्रसिद्ध वादक जो हुए हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया हुए हैं, दूसरे आपके पन्नालाल घोष। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन से हैं? तो हमारा आंसर होगा हरिप्रसाद चौरसिया। क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हैं पन्नालाल घोष जो बांसुरी वादक हैं। आगे देखें, यानी कि बीन, बीन की अगर बात करें तो यह कालबेलिया समुदाय द्वारा बजाया जाता है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये बीन है। इसका अक्सर कालबेलिया जाति के लोग या बंजारे वो सांप पकड़ने के लिए यूज में लेते हैं इसको। नागफनी की बात करें तो ये बिल्कुल नाग जैसी सर्पिलाकार आकृति है इसकी, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? नागफनी इसको कहा जाता है, या पीतल की सर्पिलाकार आकृति वाली होती है। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये नागफनी है। और बात करें आप, ये होता है आपका नड़। नड़, नड़ जो होती है वो लंबी बांसुरी जैसी होती है, लंबी बांसुरी, लंबी बांसुरी होती है। और इसका प्रयोग, नड़ का जो प्रयोग किया जाता है वो कर्णा भील के द्वारा किया गया था सबसे पहले। और ये इसके प्रसिद्ध वादक हैं। कौन? कर्णा भील। यानी कि नड़ वादक अगर कौन है, कोई है, तो वो कौन है? कर्णा भील। और ये लंबी बांसुरी जैसी होती है। कैसी होती है? लंबी बांसुरी के जैसी होती है। यहाँ पर हमारे लोक वाद्य यंत्र कंप्लीट होते हैं। आशा है आपको ये क्लास पसंद आएगी, और इससे आपके जो लोक वाद्य यंत्र हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो, इसको पढ़ोगे और समझोगे तो। और जितनी भी चीज़ें मैंने कराई हैं उनको आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको अच्छे से याद करना। जो भी मैंने ट्रिक बताई उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत सहायता मिलेगी, और आप लास्ट टाइम तक उन चीज़ों को याद कर सकोगे। क्योंकि 4 लाइनों में अगर इतने सारे वाद्य यंत्र अगर आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक लाभदायक बात है ये। तो इसी के साथ कक्षा अपन क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।